कहा जाता है अगर डिफ़िकल्ट चीज़ को पहले कर लिया जाए, डिफ़िकल्ट काम को पहले कर लिया जाए, तो बाकी चीज़ें कंपैरेटिवली हमको आसान लगनी शुरू हो जाती हैं. With this thing in mind, with this fact in mind, I am starting this video. It is on a very, very important concept, a very important unit of macroeconomics, that is national income and related aggregates. So, hello students, and once again I am presenting you this short video on a very important topic of national income. हम पूरा टॉपिक यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते नेशनल इनकम का. सो व्हाट वी हैव डन, वी हैव ब्रोकन इट इनटू पार्ट्स. हमने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में पार्ट दिया है एंड वी विल बी पिकिंग अप ईच पार्ट वन बाय वन. द बेटर यू अंडरस्टैंड दीज पार्ट, जितना ज़्यादा अच्छे से आपको ये छोटे छोटे पार्ट समझ आएंगे, उतना बेहतर आपको ये पूरा नेशनल इनकम का यूनिट समझ आएगा. दिस इज़ माई गारंटी. ओके, नॉर्मली माई ऑब्जर्वेंस पिछले इतने सालों से पढ़ाते हुए जो मैंने ऑब्ज़र्व करा है वो ये है कि बच्चों को पता नहीं क्यों नेशनल इनकम के टॉपिक से, कैलकुलेशन से प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत डर लगता है, डिफ़िकल्ट लगता है. लेकिन मेरा मानना तो ये है कि ये एक लौता एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप अच्छे से समझ लीजिए, आपको कुछ लर्न नहीं करना है. So having this feeling, I hope I will be able to teach you, I will be able to explain it to you somewhere, somehow, in an easy way. With this thing, we are moving further. The first thing that I would like to pick up is the meaning of the gross domestic product. Actually, unit है national income and related aggregate. तो कुछ बच्चे सोचते हैं भाई नेशनल इनकम क्यों नहीं डायरेक्टली शुरू करा, ये जीडीपी कहाँ से आ गया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहाँ से आ गया. भाई ऐसा है कि दिस इज़ अ नोन टर्म टू यू. आपने क्लास 9th में भी इकोनॉमिक्स में जीडीपी के बारे में एक चैप्टर में पढ़ा हुआ है. ओके, आपने क्लास 10th में डेवलपमेंट के चैप्टर में पूरी तरह पढ़ा है. सेकंड सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में भी जीडीपी के बारे में अच्छे से पढ़ा है. आपने क्लास 11th में somehow you must have some reference to it, एंड अब 12th में आते आते आपको ये टर्म बहुत सुना सुना लगेगा. एंड इट इज़ एक्चुअली अ रिलेटेड एग्रीगेट टू नेशनल इनकम. यही जीडीपी तो हमको नेशनल इनकम तक पहुंचाएगा. इसलिए ये जीडीपी का मीनिंग जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. बहुत जीडीपी में वर्ड यूज़ कर रही हूँ, बट मतलब क्या है इस जीडीपी का, व्हाट डज दिस जीडीपी स्टैंड फॉर. भाई अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूँ तो इट मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, समग्र घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद. ओके, सकल घरेलू उत्पाद हिंदी में इसको कहा जाता है. होता क्या है ये भाई, इसका सिंपल सा मतलब ये है, all the goods and services that are produced in your economy within a period of 1 year add up their values. जीडीपी आपको ये बताता है डोमेस्टिकली आपकी इकोनॉमी में कितना प्रोडक्शन हुआ है. कैसे पता करेंगे, कोई आपसे पूछे व्हाट इज़ द जीडीपी, कितना प्रोडक्शन हुआ है, भाई तो आप ऐसे तो नहीं बताएंगे कि 10,000 कार हमने प्रोड्यूस करी, 2 लाख रेफ्रिजरेटर्स हमने प्रोड्यूस करे, 20 लाख बाइसिकल्स प्रोड्यूस करी, 1 करोड़ एसीज प्रोड्यूस करी. नो नो नो, वी कैन नॉट, हम कर ही नहीं सकते ऐसा. बेशक आप कहेंगे ये कि हाँ प्रोडक्शन तो ऐसे ही होता है ना मैडम, प्रोडक्शन तो वस्तुओं का होता है, प्रोडक्शन सर्विसेज का होता है. बट भाई अगर हम ऐसे ऐसे अलग अलग यूनिट्स में वस्तुओं को लेने लगे, इफ़ वी स्टार्ट कैलकुलेटिंग ऑल दीज थिंग्स इन टर्म्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज ओनली, वी विल रीच टू नो रिज़ल्ट. हम किसी रिज़ल्ट तक पहुंच नहीं पाएंगे. तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि इन सब की मनी वैल्यू निकाल लो. मनी वैल्यू निकाल लो. आसान सा एग्जांपल लेके बताती हूँ आपको. सपोज़ मेरी इकोनॉमी में इस बार 10 स्कूटर प्रोड्यूस करें एंड एक स्कूटर की वैल्यू है 1,000 रुपया, तो टोटल प्रोडक्शन कितने का कर दिया हमने, टोटल प्रोडक्शन हमने 10,000 का कर दिया. 50 कार प्रोड्यूस करी, एक कार की वैल्यू है 2,000 रुपया, तो 1 लाख की कार हो गई. 10,000 प्लस 1 लाख, 1,10,000. इस तरीके से हम लोग अलग अलग सेक्टर्स में, प्राइमरी सेकेंडरी टर्जरी सेक्टर्स में जो भी हमने प्रोडक्शन करा है, चाहे किसी भी गुड्स का हुआ हो, चाहे किसी भी सर्विसेज का हुआ हो, उन सब की मनी वैल्यू को जब हम सम टोटल कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, तब हम पहुंचते हैं किस पर, जीडीपी पर. बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इसमें याद रखनी है, वो ये है इट शुड बी फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर ओनली. उससे पहले नहीं और उसके बाद में नहीं,
मतलब क्या है इसका? मतलब ये है, सपोज आई एम कैलकुलेटिंग द GDP फॉर द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2020-21। ओके, तो अगर 2020-21 का मैं GDP कैलकुलेट करना चाह रही हूँ, इसका मतलब ये है कि 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक के बीच में ही जितना प्रोडक्शन हुआ है वही आएगा, ना तो भाई एक दिन पहले का ना एक दिन बाद का। ओके, जब हम इन सब की वैल्यू को जोड़ लेते हैं तब हम उसको कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP। मैंने नीचे लिखा है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बिकॉज ये 3 चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, समझ आ जानी चाहिए, लर्न होनी चाहिए, ओनली देन यू कैन मूव फर्दर, अदरवाइज आगे मुश्किलें आएंगी। भाई पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ओनली। अब ये क्या बिल्कुल कन्फ्यूजन वाली बात मैं हमने कह दी, अभी तो ऊपर बता दिया प्रोडक्शन है तो बताने का क्या ज़रूरत है। ज़रूरत ये है भाई कि जब भी हम GDP की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमने सिर्फ उस साल में जो प्रोड्यूस किया है उसी की वैल्यू आएगी। और जब मैं इधर प्रोड्यूस वर्ड बोल रही हूँ, प्रोडक्शन वर्ड बोल रही हूँ, तो शायद मैं कहीं ना कहीं ये कहना चाहती हूँ कि ऑल द सॉर्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ओनली, किसी भी तरीके की नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ पर ऐड नहीं होगी, नॉट ऑफ एनी काइंड। इसको हम डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे जब हम आपको ट्रांसफ़र पेमेंट, फैक्टर पेमेंट, ट्रांसफ़र इनकम, फैक्टर इनकम, गिफ्ट्स एंड अर्निंग्स के बीच में थोड़ा डिफरेंस बताएंगे, वहाँ आपको पता चलेगा। ओके, सो ओनली अगर कोई प्रोडक्शन हुआ है, यानी कि सिंपल से मैं बोलूँ जो भी पैसा कमाया गया हो, आप कमाएंगे कब? जब आप प्रोडक्शन करेंगे। प्रोडक्शन किस चीज़ का होगा भाई? या तो आपने कोई गुड्स प्रोड्यूस करा होगा, कोई वस्तु का उत्पादन किया होगा, या आपने कोई ना कोई सर्विसेज दी होगी। मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपको सर्विसेज दे रही हूँ, मैं उसके अगेंस्ट सैलरी लेती हूँ। मेरा पड़ोसी जो है वो कुम्हार का काम करता है, मटके, मिट्टी के मटके बनाकर बेचता है, वो गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, वो उससे पैसा कमाता है। ओके, फ़र्क सिर्फ इतना है, पैसा हम दोनों कमा रहे हैं, प्रोडक्शन हम दोनों कर रहे हैं, हम दोनों का कमाई GDP में ऐड होगी। अंतर सिर्फ इतना है कि वो गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है और मैं सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही हूँ। तो ओनली द वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन विल बी इंक्लूडेड ओवर हियर। जो पैसा हमें प्रोडक्शन से नहीं मिला वो नहीं आएगा। किसी ने आपको गिफ्ट दे दिया, नहीं आएगा। किसी ने आउट ऑफ सिंपैथी आपको कोई पैसा दे दिया, नहीं आएगा। ओके, इसके ऊपर हम और डिटेल डिस्कशन करेंगे आगे के आने वाले वीडियोस में। अकाउंट्स ओनली फॉर 1 फाइनेंशियल ईयर, अभी मैंने आपको क्लियर करा भाई, एक ही फाइनेंशियल ईयर का पैसा आएगा। एक ही फाइनेंशियल ईयर का मतलब सिर्फ 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक का ही प्रोडक्शन आएगा, अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 2020-21 तक का GDP कैलकुलेट कर रही हूँ तो। ओके, एक दिन पहले नहीं, एक दिन बाद नहीं, सब उसके बीच का ही आएगा। ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज मस्ट बी प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। GDP निकाल रही हूँ ना मैं, तो आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस होना चाहिए, तभी तो GDP होगा। डोमेस्टिक टेरिटरी, अगेन डोमेस्टिक टेरिटरी का बेसिकली मतलब होता है घरेलू सीमा। आपको और डिटेल में पता चलेगा कमिंग वीडियोस में, जब आपको इकोनॉमिक टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी का मीनिंग और क्लियर करेंगे। बट मोटा मोटा कम से कम इतना आपको शायद समझ आ गया होगा कि GDP का मतलब होता है एक साल के अंदर हमने जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं उन सब की अगर हम मनी वैल्यू को जोड़ दें, ऐड कर दें, सम टोटल कर दें, sum total of all that will be known as a gross domestic product. Okay, but we have to remember only the final goods and services. ये क्या नया वर्ड ऐड कर दिया मैंने भाई? ये नया वर्ड मैंने इसलिए ऐड कर दिया है क्योंकि यही टॉपिक हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स पढ़ चुके हैं आप। क्लास 10th में भी आपने एक चैप्टर में थोड़ा सा पढ़ा है इसको, सेकेंड चैप्टर में, बट कोई बात नहीं, 11th भी आ गई थी उसका बीच में, अब 12th है, थोड़ा हो सकता है भूल गए हो, हम उसको रिकैप्चुलेट करा देते हैं। फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु। पहले मीनिंग पढ़ लूँ, पहले मीनिंग समझा दूँ, बाद में बताऊँगी कि ये समझाया क्यों है। ओके, आप बाज़ार जाते हैं, 10 रुपये का एक चिप्स का पैकेट ख़रीदते हैं और खा जाते हैं, क्या है ये? फाइनल गुड, क्योंकि वो गुड फाइनली एक उपभोक्ता तक पहुंच गया, एक कंज्यूमर तक पहुंच गया। तो हर वह वस्तु
जो एक अल्टीमेट कंज्यूमर तक जाने के लिए तैयार है, अल्टीमेट उपभोक्ता तक जाने के लिए तैयार है, यूज़र तक जाने के लिए तैयार है, वो फाइनल गुड है। अब अगर वो अल्टीमेट कंज्यूमर तक जाने के लिए तैयार है, इसका मतलब प्रोडक्शन पूरा हो चुका है, दैट इज़ आउट ऑफ द प्रोडक्शन बाउंड्री। ओके, आप बाजार जाते हैं, ड्रेस खरीदते हैं, ले आते हैं, ये तो नहीं होता ना कि ड्रेस में कोई और प्रोडक्शन होना, नो, दैट इज़ अ फाइनल गुड। ओके, ये फाइनल गुड आप किस लिए इस्तेमाल करते हैं भाई? ये फाइनल गुड आप कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं बाज़ार गई, एक ड्रेस खरीद के लाई, मैं कुछ फ्रूट्स खरीद के लाई, मैं कुछ कोल्ड ड्रिंक्स खरीद के लाई, कुछ चिप्स खरीद के लाई, मैं अन सब ला के मैंने घर में अपने यूज़ कर लिया। ऑल आर द कंजम्पशन, सब कंजम्पशन के लिए यूज़ हो रहा है। कभी कभी ये इन्वेस्टमेंट के लिए भी यूज़ होते हैं। ओके, तो फाइनल गुड्स कंजम्पशन के लिए भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट के लिए भी हो सकता है। अगेन दिस टर्म विल बी मोर क्लियर इन द अपकमिंग वीडियो, जब मैं आपको स्पेशली फाइनल गुड की 2 कैटेगरीज के बारे में बताऊंगी। अभी आपको सिर्फ ये जानना ज़रूरी है कि एक अंतिम वस्तु क्या होती है। फाइनल गुड इज़ अ गुड दैट इज़ रेडी टू बी यूज बाय इट्स अल्टीमेट कंज्यूमर, दैट इज़ अ अल्टीमेट यूज़र। They are outside the production boundary, no addition in production is to be added over there। कोई किसी भी तरीके का प्रोडक्शन उसमें होना ही नहीं है, पूरा हो चुका है, तैयार हो चुका है। आप शोरूम से जाते कोई भी चीज़ खरीदते हैं, फटाफट से घर ले आते हैं, यूज़ करते हैं, बिकॉज उसमें कोई प्रोडक्शन और नहीं होना है। दैट इज़ रेडी टू बी कंज्यूम, दैट इज़ रेडी टू बी यूज, एंड दे आर यूज फॉर कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट गुड्स। ठीक है, समझ आ गया इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है। हम सब लोग अल्टीमेट कंज्यूमर हैं, मार्केट में जाते हैं, सामान खरीदते हैं, ले आते हैं, यूज़ कर लेते हैं। तो ये फाइनल गुड समझना मेरे लिए बहुत आसान था। इसका कंट्रास्टिंग क्या है भाई? इसका कंट्रास्टिंग है इंटरमीडिएट गुड, मध्यवर्ती वस्तु। मध्यवर्ती वस्तु इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, पहले बता दें ये है क्या। अगर कोई वस्तु फाइनली उपभोक्ता तक जाने के लिए तैयार है तो वो फाइनल गुड है, और अगर वो उपभोक्ता तक नहीं जा रही है, वो तो कहीं और एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल हो रही है इन द प्रोडक्शन ऑफ सम अदर थिंग, देन इट हैज़ अ इंटरमीडिएट गुड। आप लकड़ी लेकर आए, आपने लकड़ी को कटवाया, उसे साफ करवाया, एंड यू यूज्ड इट फॉर मेकिंग फर्नीचर, तो वो क्या हुआ? वो तो रॉ मटेरियल हो गया। ओके, कोई भी गुड जो प्रोडक्शन प्रोसेस में रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल होना है, वो हमारे लिए इंटरमीडिएट गुड है, मध्यवर्ती वस्तु है। ओके, आप गए, आपने रोज से आप शाम को कुछ खाने का मन करा, नूडल्स खाने का मन करा, आपने शॉपकीपर को बोला, आप एक फूड स्टॉल पर गए, उसे बोला कि 2 प्लेट्स चाउमीन कर दीजिए, नूडल्स कर दीजिए। वो क्या करता है? वो फटाफट से कढ़ाई रखता है, तेल डालता है, नूडल्स डालता है, कुछ वेजिटेबल्स डालता है, सॉसेस डालता है, मिक्स करता है, देन प्लेट रेडी करके आपके सामने 60 या 70 रुपीज़ की आपको दे देता है। भाई 60 या 70 रुपीज़ की प्लेट जो आपके सामने आई है, दैट इज़ अ फाइनल प्रोडक्ट, जो आप फाइनली यूज़ कर खा रहे हो, उसे कंज्यूम कर रहे हो। लेकिन जब उसने उसमें सब्जियां डाली, नूडल्स डाले, वो सब क्या था? वो सब वो रॉ मटेरियल था जिसको इस्तेमाल करके उसने एक फुल प्लेट नूडल्स के बनाए। ओके, सो ऑल दोज थिंग्स वर द रॉ मटेरियल्स एंड ऑल दोज थिंग्स वर द इंटरमीडिएट गुड्स। वो सब मध्यवर्ती वस्तु है, वो सब इंटरमीडिएट गुड है। ओके, दूसरी चीज़ एक और पहचान है इंटरमीडिएट गुड की। कभी कभी फूड स्टॉल वाला आपको बनाकर नहीं बेचता है। ओके, वो कहीं और से बना बनाया सामान लाता है, फिर आपको बेच देता है। सिंपल सा एग्जाम्पल, मेरे घर के बाहर एक छोटी सी स्टॉल है, वहाँ पर एक व्यक्ति कोल्ड ड्रिंक भी बेचता है, चिप्स भी बेचता है, पैटीज़ भी बेचता है, पेस्ट्रीज भी बेचता है, लेकिन बनाता नहीं है। ही इज़ नॉट यूजिंग एनीथिंग एज अ रॉ मटीरियल। वो सुबह सुबह हफ्ते में एक बार मार्केट जाता है, होलसेल मार्केट, वहाँ से सारा सामान होलसेल में ख़रीद के ले आता है, फिर अपने पास रखता है और यहाँ से भेज देता है। उसके पास जितना भी सामान है वो भी इंटरमीडिएट गुड है, इसलिए नहीं क्योंकि वो रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल हुआ है। अरे रॉ मटेरियल तो उसने यूज़ ही नहीं करा, वो तो खुद पैक्ड चिप्स लाया था, पैक्ड चिप्स उसने मुझको दे दिए, बेच दिया। ओके, लेकिन रीसेल करा है। कोई भी वस्तु जो रीसेल के लिए होती है वह भी
इंटरमीडिएट गुड कहलाती है। दैट इज़ ऑल्सो नोन एज अ इंटरमीडिएट गुड। मध्यवर्ती वस्तु वो भी कहलाती है जो पुनः बिक्री के लिए होती है। ओके आप देखते हैं आप कार के शोरूम में जाके कार खरीद के लाते हैं, फैक्ट्री में तो नहीं जाते ना आप मारुति की फैक्ट्री में जाके तो कार नहीं खरीद के लाते। आप तो आपके आसपास जो भी उसकी एजेंसी होगी, शोरूम ओनर होगा, जो बनी बनाई कार लेकर आता है फैक्ट्री से, वहाँ पर रखता है, आप तो उसे खरीद के लाते हैं। तो वो व्यक्ति क्या कर रहा है? वो व्यक्ति रीसेल कर रहा है। आप मोबाइल्स जब खरीद के लाते हैं, सेलफ़ोन जब खरीद के लाते हैं, तो आप सेलफ़ोन की फैक्ट्री से नहीं खरीद के लाते हैं, आप उसके किसी एक दुकान से, यानी कि जो इसने एजेंसी ली हुई है, आप उसके एजेंट से जाके खरीद के लाते हैं। वो व्यक्ति क्या कर रहा है? वो व्यक्ति सिर्फ रीसेल करता है, होलसेल में फैक्ट्री से परचेज़ करता है और फिर लाके आपको बेचता है। वो रीसेल कर रहा है। ओके क्योंकि वो रीसेल हो रहा है इसलिए वो इंटरमीडिएट गुड है। अब भाई जरा से ये डिस्कस कर लें, वो क्या सोशल सर्विस कर रहा है? इज़ ही डूइंग अ सोशल सर्विस? वो 10,000 का कोई मोबाइल लेकर आता है, रेडमी कंपनी का कोई मोबाइल रेडमी से ख़रीदता है 10,000 का, तो क्या आपको भी 10,000 का दे देगा? नहीं। चाहे वो 11 का दे, 12 का दे, 13 का दे, इट डिपेंड्स ऑन इट। हम सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं। वो अगर 11,000 का भी देता है, वो उसमें कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है। अब आप सोचिए क्यों वैल्यू ऐड कर रहा है? अरे भाई सर्विसेज दे रहा है ना अपनी आपको तो फैक्ट्री नहीं जाना पड़ा ना रेडमी की फ़ोन खरीदने के लिए, सेल फ़ोन खरीदने के लिए। आपको तो वो घर बैठे बैठे आराम से मिल गया। सर्विसेज देगा वो आपको सारी, तो वो सारी सर्विसेज दे रहा है आपको, इसीलिए वो अपनी उन सर्विसेज के लिए उसमें पैसा जोड़ता है। एंड क्योंकि उसमें और एक वैल्यू एडिशन होनी है, इसीलिए रीसेल वाले प्रोडक्ट को भी इंटरमीडिएट गुड कहा जाता है। दे आर ऑल्सो नोन एज अ इंटरमीडिएट गुड। बहुत ज़रूरी है, दोबारा सुनिए, आपको इंटरमीडिएट गुड की पहचान करनी है तो यू नीड टू रिमेंबर 2 थिंग्स। नंबर 1, दैट प्रोडक्ट मस्ट हैव बीन यूज एज अ रॉ मटेरियल इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। वो प्रोडक्ट किसी भी तरीके से रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल किया गया होगा। रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल किया जाने का मतलब है कि जब उस चीज़ को इस्तेमाल करा गया होगा तो उसने उस प्रोडक्शन प्रोसेस में अपनी आइडेंटिटी खो दी होगी। जब एक चाउमीन वाला आपको चाउमीन बना के देता है, उसने नूडल्स उसमें इस्तेमाल करते हैं, तो कच्चे नूडल्स अब नूडल्स नहीं रहते, वो चाउमीन बन चुके हैं, बदल चुके हैं, वो नूडल्स की रूप बदल चुका है। दे हैव लॉस्ट देयर आइडेंटिटी। ओके एक टेलर जब कपड़ा काट कर आपको एक अच्छी सी ड्रेस बना के दे देता है, तो उस कपड़े की अपनी आइडेंटिटी ख़त्म हो गई, ड्रेस बन गई है उसकी, इसलिए उसको रॉ मटेरियल कहा जा रहा है। सो इंटरमीडिएट गुड या तो रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल किया गया होगा, या वो इंटरमीडिएट गुड रीसेल के लिए होगा। रिमेंबर दिस, बहुत अच्छे से याद रखिएगा, बिकॉज माई नेक्स्ट वीडियो विल बी रिलेटेड टू द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। आपको ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है, आंसर कैसे लिखना है, बिकॉज सिर्फ आंसर जानना ही, मैं हमेशा अपने बच्चों को ये कहती हूँ कि सिर्फ आंसर पता हो ये ज़रूरी नहीं है। इंपॉर्टेंट है दैट यू नो हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर ऑल्सो। सही वर्ड को सही जगह सही तरीके से लिखने पर ही सही नंबर मिलता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस। ओके दिस इज दैट। ये था हमारा इंटरमीडिएट गुड। फाइनल गुड्स भी हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स भी हो गया। ओहो चलो एक पिक्चर भी देख लेते हैं भाई। फाइनल गुड्स शर्ट्स, वी डोंट यूज शर्ट्स टू मेक समथिंग एल्स। आपको बताया ना मैंने, आपने बाकी जाते एक जैकेट खरीदते हैं पहन ली, एक शर्ट खरीदते हैं पहन ली, कुछ और बनाने के लिए तो इस्तेमाल नहीं कर रहे ना, इसलिए क्या है फाइनल गुड है। इंटरमीडिएट गुड, आप फैब्रिक लेकर आए, उसकी आपने बहुत सुंदर ड्रेस बनवाई अपने लिए, बहुत सुंदर शर्ट बनवाई अपने लिए, तो आपने क्या करा, आपने तो उसको रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल करा ना। वी यूज़ द फैब्रिक टू मेक समथिंग एल्स लाइक शर्ट, तो ये फैब्रिक क्या हो गया, ये इंटरमीडिएट गुड हो गया। अब इतना जो मैंने पिछले 5-10 मिनट से आपको बताया है, फाइनल गुड, इंटरमीडिएट गुड, पहचानिए उसे कि कौन सा फाइनल गुड है, कौन सा इंटरमीडिएट गुड है। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? हम ऐसा सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम जीडीपी कैलकुलेट करेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली फाइनल गुड्स विल बी इंक्लूडेड। किसी भी हालत में आपको वस्तु दी गई होगी, पहचान लीजिए कि वो फाइनल गुड है, इंटरमीडिएट गुड है, और अगर आपने पहचाना कि वो इंटरमीडिएट गुड है तो वो जीडीपी में आएगी ही नहीं। इट विल नॉट कम इन द कैलकुलेशन ऑफ द नेशनल इनकम। इट हैज़ नो प्लेस इन द काउंटिंग ऑफ द नेशनल इनकम। गॉट इट?
So this is the difference between the final good and the intermediate good. There are many other important facts related to it that I will be dealing up in the upcoming videos. But before I end up this one, we have some small questions over here, expected questions जो है भाई देखो सबसे पहला मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है नेशनल इनकम का चैप्टर जो है वो 10 नंबर का आता है आपका 6 नंबर का क्वेश्चन भी आएगा 3 नंबर का भी आएगा 1 नंबर का भी आएगा 2022 में ब्लूप्रिंट अगर ये कोविड चेंज कर दे तो मैं कह नहीं सकती अगर देयर इज़ सम चेंजेस इन द अपकमिंग पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन पेपर तो मैं कह नहीं सकती लेकिन तब तक आपको अपने आप को इसी तरीके से प्रिपेयर करना है कि इस यूनिट में हर एक टॉपिक में से हर एक किस्म के क्वेश्चन को प्रिपेयर कीजिए। तो पहला क्वेश्चन जो 3 नंबर के लिए मेरे हिसाब से इसमें से आ सकता है वो है द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड। अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु के मध्य भेद करिए। एंड यू कैन सी मैंने तो इधर आपको दिस इज द पैटर्न ऑफ द प्रेजेंटेशन। जब भी डिफरेंस वाला क्वेश्चन आए हमेशा कोशिश करिए अगर आप ऐसा कह सकें मेक द 3 कॉलम्स। पहले कॉलम को आप बेसिस नाम दीजिए कि किस आधार पर आप डिफरेंस कर रहे हैं, फिर आप एक एक कॉलम को नाम दे दीजिए। मैंने पहले कॉलम को फाइनल गुड का नाम दिया है, दूसरे कॉलम को इंटरमीडिएट गुड का नाम दिया है, मीनिंग दिया है मैंने पहले में। बहुत ज़्यादा डिटेल में रिपीट नहीं करूँगी बिकॉज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इट टू यू। भाई फाइनल गुड क्या है? गुड यूज बाय द अल्टीमेट कंज्यूमर। इंटरमीडिएट गुड क्या है? गुड यूज एज रॉ मटीरियल और फॉर रीसेल। फिर इसके बाद बताइए आप अकाउंटिंग इन द नेशनल इनकम। भाई नेशनल इनकम में क्या आता है क्या नहीं आता है? तो उन्होंने बोला कि फाइनल गुड अकाउंटिंग में आता है नेशनल इनकम की, इंटरमीडिएट गुड बिल्कुल भी नहीं आता। ओके ओ आई एम सॉरी इसमें लिखा है डिज़ाइन नॉट इंक्लूडेड इन द काउंटिंग ऑफ द नेशनल इनकम। सॉरी ये डिज़ाइन गलत टाइप हो गया, इट शुड बी इट डज नॉट इंक्लूड, इट इज़ नॉट इंक्लूडेड। डिज़ाइन नहीं होना चाहिए, इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द काउंटिंग ऑफ द नेशनल इनकम। 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा, 1 पॉइंट और लिखिएगा जो मैंने नहीं लिखा है यहाँ पे बिकॉज आई वॉन्ट यू टू डू दैट। एंड थर्ड पॉइंट जो होगा वो आपका होगा एग्जाम्पल का। कोई भी एक एग्जाम्पल ले लीजिएगा जो आप फाइनल गुड में दें और एक एग्जाम्पल जो आप इंटरमीडिएट गुड में दें। कुछ और समझ ना आए तो आपको अभी मैंने शर्ट और फैब्रिक का एग्जाम्पल दिया वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा इस तरीके का पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, अगेन 3 मार्क में पूछा जाता है, इज़ ब्रेड ऑलवेज अ फाइनल गुड। ज़रूरी नहीं है वो हमेशा ब्रेड दें, वो मशीन दे सकते हैं, दे कैन गिव यू एनी अदर वर्ड। सबसे ज़्यादा यूज़ करा जाने वाला है इसलिए मैंने भी ये ले लिया। क्या ब्रेड हमेशा फाइनल गुड होती है? कमेंट करना है, यू फर्स्ट हैव टू आंसर येस एंड नो एंड देन यू हैव टू गिव द रीज़न ऑल्सो। 3 मार्क का क्वेश्चन होता है, सिर्फ 1 नंबर होता है कि अगर आपने सही इसको कमेंट करा कि यस ये फॉल्स है या ट्रू है, ओके आप इसको डिफेंड कर रहे हैं या रिफ्यूट कर रहे हैं, सही है या गलत है। एंड बाकी 2 नंबर होते हैं कि आपने किस तरीके से इसको एक्सप्लेन करा। तो भाई ऐसा है, ब्रेड हम नॉर्मली सुनते हैं ब्रेड तो हमने सोचा हाँ ब्रेड तो भाई हम घर में लाते हैं खाते हैं, वो तो फाइनल गुड है ना। इंटरमीडिएट एकदम से इमीडिएटली हम लोग इस कंक्लूजन पे जंप कर जाते हैं कि ये तो फाइनल गुड है, बट माय डियर दिस इज़ नॉट करेक्ट। फाइनल गुड नहीं है। फाइनल गुड तो तब है ना जब आप खरीद के लाए। अगर किसी चाय के खोखे वाले ने ब्रेड खरीदी और उसका ब्रेड पकौड़ा बनाकर बेच रहा है तो भाई साहब उसने तो उसको किस तरीके से इस्तेमाल कर लिया हो, ही इज़ यूजिंग इट एज अ रॉ मटीरियल, तो वो क्या हुआ? वो तो इंटरमीडिएट गुड हो गया। ओके कोई शॉप वाला सुबह सुबह बेकरी से ब्रेड परचेज कर लेता है और फिर आपको बेचता है तो भाई ये क्या हो गया? ये भी अगेन इंटरमीडिएट गुड हो गया क्योंकि उसको रीसेल कर रहा है। तो कोई भी प्रोडक्ट फाइनल गुड है या इंटरमीडिएट गुड है ये उसके प्रयोग के ऊपर, इस्तेमाल के ऊपर, यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है। ओके आप आंसर कैसे लिखेंगे इसको ध्यान से सुनिए। A bread is a final good or intermediate good depends on the use of it. If the bread is used by a household or a final consumer, then it will be a final good. But if the same is purchased by a shopkeeper with a motive of resale or by a restaurant owner to be used as a raw material in food item, then it will be an intermediate good. Therefore, the given statement is not true. I hope I am clear to you. So, this is the end over here. Thank you very much and I hope कि you liked it and this video is of help to you. कहीं ना कहीं शायद